आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर में पाबंदियों का 32वां दिन, बेशतर इलाकों में लैंडलाइन फोन खिदमत बहाल। मुल्क में माशी सुस्ती उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी, प्रियंका गांधी ने उठाया बीजेपी की खामोशी पर सवाल। तेलंगाना कांग्रेस की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं होगी, अगले हफ्ते से शुरू होगी रुकनियत साजी मुहिम, आरसी कुंतिया का बयान। होमवर्क ना करने पर टीचर ने तीसरी जमात के तालिबे इल्म का हाथ तोड़ दिया, मुकदमा दर्ज। और 73 बरस की उम्र में खातून ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, बनाया नया गिनेस रिकॉर्ड। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर में जारी हड़ताल और मौसलाती खिदमात पर पाबंदी जुमेरात को 32वें दिन में दाखिल हो गई। फ़ोन और इंटरनेट खिदमात की मअतली की वजह से तुलबा, रोज़गार की मतलाशी नौजवान और पेशावर अफराद सख्त परेशान हैं। मुल्की व गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तुलबा और रोज़गार ढूंढने में मसरूफ़ नौजवानों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए जम्मू या मुल्क की दूसरी रियासतों का रुख करना पड़ रहा है। पेशावर अफराद की एक बड़ी तादाद जिनका काम इंटरनेट पर मुनहसिर है, पहले ही कश्मीर छोड़कर चले गए हैं। इंतज़ामिया ने दावा किया है कि वादिया कश्मीर के बेशतर इलाकों में लैंडलाइन फ़ोन खिदमात बहाल की जा चुकी हैं। ताहम इसके बरक्स पाइन शहर के कुछ इलाकों, बिलखुसूस रानावारी और हुस्नाबाद में रहने वाले शहरियों ने बताया कि उनके इलाकों में ये खिदमात हुनूस मुअत्तल है। लाल चौक और पाइन शहर के कुछ हिस्सों में लैंडलाइन खिदमात 31 दिनों की मुअत्तली के बाद जुमेरात की सुबह बहाल की गई। वादी में रेल खिदमात जुमेरात को मुसलसिल 32वें दिन भी मुअत्तल रहीं। रेलवे ज़राए ने बताया कि रेल खिदमात सरकारी अहकामात पर मुअत्तल रखी गई हैं और मकामी इंतज़ामिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही बहाल की जाएंगी। कश्मीर के मामले को लेकर जारी कशीदगी के दरमियान खबर है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने एक ब्रिगेड को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बाग और कोटली सेक्टर में भेजा है। हिंदुस्तानी फौज के ज़राए के मुताबिक पुरअमन मकामात से सरहद की तरफ भेजे गए फौजी फिलहाल एलओसी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तैनात हैं। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल उन्हें जारहाना कार्रवाई के लिए तैनात नहीं किया गया है। हालांकि हिंदुस्तानी फ़ौज उनकी हरकतों पर गहरी नज़र रखी हुई है। पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भेजे गए फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 2000 बताई जा रही है, जो एक ब्रिगेड के मसावी है। जवानों की ये नकलो हमल ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान पहले ही अपने दहशतगर्द तंजीमों को सरगर्म कर चुका है और दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ने मकामी लोगों और अफगानियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान एलओसी पर 100 से ज़्यादा एसएसजी कमांडोज तैनात कर चुका है। उसके साथ ही कश्मीर में तशद्दुद फैलाने के मकसद से दहशतगर्दों को दाखिल कराने की भी कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से की गई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 10 से ज़्यादा एसएसजी जवान मारे गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने गुजरात के सामने सर क्रीक खित्ते में भी अपने खुसूसी दस्ते को तैनात किया है। ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां भी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के लिए अफगान दहशतगर्दों की भर्ती कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कश्मीरी दहशतगर्दों की जगह अफगानों को भर्ती किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को कश्मीर जाकर उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने इल्तिजा मुफ्ती की दरख्वास्त कबूल की है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासत का दर्जा हटाए जाने और आर्टिकल 370 के इल्तिज़ामात को ख़त्म किए जाने के बाद से साबिक़ वज़ीर आला नज़रबंद है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके अपनी माँ से मिलने की इजाज़त तलब की थी। उन्होंने अदालत उज़्मा से इसके लिए अफसरों को हिदायत देने की अपील की थी। अर्जी में उन्होंने अपनी मां की सेहत के सिलसिले में तशवीश जाहिर की थी। अदालत ने इल्तिजा से कहा कि वो श्रीनगर के दीगर हिस्सों में भी जा सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए पहले अफसरान से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को CPIM क़ायद मोहम्मद यूसुफ तारीगामी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तारीगामी आर्टिकल 370 को गैर मौसर किए जाने के बाद से वादिया कश्मीर में नज़रबंद है। उनकी गिरती सेहत के पेश नज़र अदालत उज़्मा ने कहा कि उनकी सेहत अवलीन तरजीह है। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की तरफ से तारीगामी की नज़रबंदी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि इस मामले पर उसका मौक़िफ़ क्या है और बाद में उन्हें एम्स मुंतकिल करने की हिदायत दी।
हिंदुस्तान इस वक्त जबरदस्त माशी बहरान की जद में है। मुल्क में माशी सुस्ती उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी और वसी है। इस खदशे का इजहार मुल्क की कई रेटिंग एजेंसियों ने किया है और माशी बदहाली के तई फिक्रमंदी जाहिर की है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मुल्क के माशी बहरान को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा बताया है। साथ ही क्रिसिल ने GDP शरह तरक्की 2019-20 अपने अंदाजे को भी हटा दिया है। क्रिसिल ने मुल्क की शरह तरक्की 6.3% रहने का इम्कान जाहिर किया है। रेटिंग एजेंसी ने GDP की शरह तरक्की के अपने अंदाजे को 6% कर दिया है। क्रिसिल ने पहले GDP शरह तरक्की के इम्कान को 6.9% पर रखा था। एजेंसी की बात पर यकीन किया जाए तो शरह तरक्की 6 साल की ज़ैली सतह पर रहेगा। क्रिसिल ने मुतनब्बा करते हुए कहा कि मुल्क की माशी हालत उम्मीद से कहीं ज़्यादा संगीन हालत में है। मईशत को लेकर क्रिसिल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में माशी सुस्ती का तस्करा जोरों पर है। सभी सेक्टर्स में सुस्ती देखी जा रही है। मुल्क के ऑटो, FMCG से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सभी में सुस्ती का माहौल है। इस वजह से कंपनियां प्लांट बंद कर रही हैं तो वहीं लाखों लोगों की छटनी हो चुकी है। कमोबेश यही हालात FMCG और टेक्सटाइल सेक्टर में भी बन रहे हैं। हुकूमत ने जो आदाद और शुमार जारी किए हैं वो भी खौफजदा करने वाले हैं। हुकूमत के ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक पहले तिमाही अप्रैल से जून में शरह तरक्की 5.8% से घटकर 5% हो गया है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की शरह तरक्की 5.4% से भी कम है। क्रिसिल का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में ठहराव और निजी इस्तेमाल में बड़ी गिरावट आई है। इस वजह से GDP शरह तरक्की का अंदाज़ा घटा है। क्रिसिल ने यह अंदाज़ा दूसरी तिमाही से डिमांड बढ़ने और सबसे अहम मईशत के इसी रफ्तार से बाकी बची मुद्दत में इजाफा करते रहने की उम्मीद की बुनियाद पर लगाया है। क्रिसिल के मुताबिक माली साल 2019-20 की दूसरी तिमाही में शरह तरक्की में मामूली बेहतरी की उम्मीद है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुल्क में इख्तिसादी बहरान के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि इख्तिसादी बहरान की खबरों से मुल्क के अवाम फिक्रमंद है, लेकिन मोदी हुकूमत इस बारे में हैरान करने वाली खामोशी इख्तियार किए हुए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बहरान की खबरें हर रोज़ आ रही हैं, लेकिन हुकूमत इसका कोई पुख्ता हल निकालने और मुल्क के अवाम को भरोसा दिलाने के बजाय बहानेबाजी कर रही है और इस सिलसिले में अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा कि हर रोज़ बहरान की खबर और हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की इस पर खामोशी दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। इस हुकूमत के पास ना हल है ना मुल्क के अवाम को भरोसा दिलाने की ताकत। सिर्फ बहानेबाजी, बयानबाजी और अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा। बहरान के सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत पर मुसलसल तंज कर रही है और इसके लीडर एक के बाद एक दीगरे इस मसले पर मोदी हुकूमत को घेरने में लगे हुए हैं। हाल ही में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुल्क बड़े इख्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत को पार्टी की सियासत से निकलकर सबके साथ गौर व खौज करके इसका हल निकालना चाहिए। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज कहा कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। गाड़ी साज कंपनियों की तंजीम सियाम के 59वें सालाना इजलास से खिताब करने के बाद नामा निगारों के सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने के लिए कोई मियाद तय नहीं की गई है और ना ही ऐसा करने का हुकूमत का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हुकूमत बिजली और मुतबादिल ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रही है, क्योंकि मुल्क पर पेट्रोलियम दरामदात का 7 लाख करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ता है। साथ ही आलूदगी के संगीन मसले का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने तस्लीम किया कि मौजूदा आदाद व शुमार से ये वाज़ेह है कि ऑटो सेक्टर इस वक्त मसाइल के दौर से गुजर रहा है। मरकजी वजीर ने सनत को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मैं पहली बात आपको ये क्लियर बता दूं कि किसी भी प्रकार से पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन करने का, स्टॉप करने का कोई भी इरादा सरकार का नहीं है। ऐसा काम कोई भी करने वाली नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को CBI की खुसूसी अदालत ने INX मीडिया मामले में जुमेरात को 19 सितंबर तक के लिए अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। INX मीडिया बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम 22 अगस्त से CBI हिरासत में थे। आज हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत ने उन्हें अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। स्पेशल जज जस्टिस अजय कुमार कोहार ने साबिक मरकजी वजीर के वकील कपिल सिब्बल की इस दलील को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसमें चिदम्बरम को अदालती हिरासत में नहीं भेजने की दरख्वास्त की गई थी। साबिक मरकजी वजीर इस मामले में अब 14 दिन तिहाड़ जेल में रहेंगे। उन्हें 21 अगस्त की रात को CBI ने यहाँ उनके घर से गिरफ्तार किया था।
दूसरी जानिब चिदम्बरम को जुमेरात को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी। चिदम्बरम पर यह मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्ज किया है। साबिक मरकजी वजीर ने 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया था। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने चिदम्बरम की अबूरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए हुक्म में कहा कि अबूरी जमानत देने के लिए यह मुनासिब मामला नहीं है। बेंच ने कहा कि इस वक्त चिदम्बरम को अबूरी जमानत देने से तहकीकी अमल मुतासिर हो सकता है। हिंदुस्तान मशरकी रूस के मशरिक बईद के इलाके की तरक्की के लिए $1 अरब की मदद देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहाँ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तकरीब में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि रूस के मशरिक बईद के इलाके की तरक्की को फ़रोग देने के लिए हिंदुस्तान $1 अरब की मदद देगा। ये बेमिसाल और पहला मौका है जब हम किसी दूसरे मुल्क को इतनी बड़ी मदद दे रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत हिंद मशरकी एशिया के मामले में सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि रूस के मशरिक बईद के इलाके का एशिया के साथ गैर मामूली ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान को गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की हुसूलियाबियों पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि रूस के इस इलाके की तरक्की के लिए भी हिंदुस्तानी बरादरी सरगर्म हिस्सेदारी देगा। फ्रेंड्स, फार ईस्ट के विकास में और योगदान देने के लिए भारत $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने ईस्ट एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है और आज की यह घोषणा एक्ट फॉर ईस्ट का टेक ऑफ पॉइंट साबित होगी और ये मेरा पक्का विश्वास है। यह कदम हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है। मित्र राष्ट्रों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक्टिव भागीदार बनेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान ईंधन और तवानाई ज़रूरतों के लिए ख्वाह ईरान पर मुनहसिर हो, लेकिन हाल में तेज़ी से बदलते मंजरनामे के पेश नज़र अपने जहाज़ों और टैंकरों की हिफाजत यकीनी करने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए हैं। मोदी ने यहाँ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे के साथ मुश्तरका स्टेज शेयर करते हुए कहा कि यह सच है कि हिंदुस्तान अपनी तवानाई सिक्योरिटी के लिए ईरान पर काफ़ी मुनस्सर है, लेकिन वहाँ हालिया वाक़यात और उनका हम पर कोई बुरा असर ना हो, ये यकीनी बनाने के लिए हमने तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आज एक कार बम धमाके में कम से कम 10 शहरियों की मौत जबकि दीगर 42 अफराद जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने कहा कि यह धमाका मकामी वक्त के मुताबिक 10:10 पर काबुल के शिश द्रुक इलाके में हुआ, जिसमें कम से कम 10 शहरियों की मौत हो गई। धमाके में 12 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दहशतगर्द तंजीम तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान ने एक बयान में कहा कि उनका निशाना कौमी डायरेक्टरेट का ऑफिस था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हमले में हलाक हो सकें। वाज़ेह है कि काबुल में गुज़िश्ता चंद दिनों में यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले तालिबान ने पीर के रोज़ ग्रीन विलेज इलाके में गैर मुल्की शहरियों के एक रिहायशी कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें 19 शहरियों की मौत हो गई जबकि दीगर 119 अफराद जख्मी हो गए थे। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आरसी कुंतिया ने कहा कि तेलंगाना पीसीसी सदर को तब्दील करने का कोई मंसूबा नहीं है और आज के इजलास में भी पीसीसी की तब्दीली पर बात नहीं हुई। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज के इजलास में बल्दी इंतखाबात में कामयाबी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कुंतिया ने कहा कि जारिया माह के दूसरे हफ्ते में पार्टी की रुकनसाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से आबपाशी, बरखी और अराजी मामलात में बेकायदगियों से मुतालिक मामले उठाए जाएंगे। कुंतिया ने रियासती हुकूमत की बदउनवानी की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। ये तय हुआ कि 27 तारीख 4 बजे हमारा कोर ग्रुप का मीटिंग होगा। शाम को सेक्रेटरीज एआईसीसी एंड प्रेसिडेंट सीएलपी लीडर हम लोग बुलाया है। सभी एमएलए, एमपी एंड एमएलए कैंडिडेट, कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट को बात करने के लिए उसी दिन तय होगा महबूब नगर में डेट टाइम लंच के लिए और वर्किंग कमेटी के लिए तय होगा एंड वी विल फाइनलाइज द एक्शन प्लान। सारा
स्टेट में पूरा 1 साल के लिए भी फाइनल करेंगे। तो ये सबका पर अभी बातचीत हुआ, इस हिसाब से प्रोग्राम बना है। वर्किंग ग्रुप का मीटिंग 7 तारीख 4 बजे, शाम को एमएलए का मीटिंग, उसका बाद महबूब नगर में वर्किंग कमेटी, मेंबरशिप लंचिंग और पब्लिक मीटिंग होगा। ये सबका ऊपर करने के लिए हमने एक कमेटी बना रहे एआईसीसी की तरफ से। पीसीसी प्रेसिडेंट उनका रहेगा चेयरमैन, सीएलपी लीडर वुड बी द कन्वेनर, और एक्स इरिगेशन मिनिस्टर, एक्स पावर मिनिस्टर, ऑल वर्किंग प्रेसिडेंट्स, बाकी 2 एमपी और एक पीसीसी इनको सभी को लेके एक 15 जनिया कमेटी बनाया है। वो इरिगेशन, पावर, लैंड एंड यूरेनियम का ऊपर जो एलिगेशन है उसका ऊपर तथ्य भीति का एक अच्छा लॉयर को कंसल्ट करके एक मेमोरेंडम बनाएंगे। ये कमेटी का करने का फैसला हुई है। वज़ीर-ए-ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने माधापुर हाईटेक्स में एग्री टेक्स 7वें एडिशन 2019 का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-ज़राअत ने कहा कि ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी को आम करने से किसानों को फ़ायदा हो सकता है। इस शोबे में हर दिन नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो रही है। आज से 30 से 40 साल पहले ज़राअत के शोबे में जो तरीक़ा इस्तेमाल होता था अब वो अमल में नहीं है। आइंदा 10 सालों में मौजूदा तरीक़ेकार भी तब्दील हो सकता है, इसलिए कास्ट के तरीके में भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई रियासती हुकूमतों की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, ज़राअत से मुल्हक़ा दीगर शोबों को भी तरक्की दी जा रही है। रियासत में मछली की अफजाइश की हौसला अफजाई की जा रही है, जिससे तेलंगाना मछली की पैदावार में पहले नंबर पर है। रियासत में दूध और सब्जियों की पैदावार में भी इजाफा करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण राव ने कहा कि किसानों को इस तरह की नुमाइश से फ़ायदा होता है। उन्होंने काश्त के दौरान कम दवाओं को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि यूरिया की किल्लत के बारे में मीडिया में आने वाली खबरों से किसानों को खौफजदा नहीं होना चाहिए। आज यूरिया की सप्लाई के सिलसिले में वज़ीर-ए-ज़राअत ने आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि वाफर मिक़दार में यूरिया मौजूद है और तलब के मुताबिक सप्लाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की वजह से यूरिया की वक्त पर सप्लाई नहीं हो सकी। इसी तरह तेलंगाना को मुंतकिल होने वाले यूरिया के स्टॉक को मरकज़ ने कर्नाटका भेज दिया, जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई है। फिलहाल रियासत में यूरिया की कोई कमी नहीं है। रोज़ाना ओहदेदार मिनट टू मिनट यूरिया की सप्लाई, स्टॉक और फरोख्त पर नज़र रखे हुए हैं। सिंगी रेड्डी ने कहा कि चंद अफराद जानबूझकर यूरिया की किल्लत पाए जाने का गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया जाए। तेलंगाना पीसीसी सदर व नलगुंडा एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर ज़राअत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर निरंजन रेड्डी ने यल्लैया नामी किसान की मौत को इत्तेफाकी करार दिया है और इस पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर सिनेमा घर में टिकट की कतार में ही खड़े किसी फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाए तो क्या इसका जिम्मेदार सिनेमा घर का मालिक होगा। वज़ीर के इस तरह के बयान से हुकूमत की सोच वाज़ेह हो रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया की कमी को फ़ौरन दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत यल्लैया के अफराद ख़ानदान की हर तरह से मदद करे। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथ के लिए किसानों से हासिल की जाने वाली अराजियात पर हुसूल अराजी कानून 2013 के तहत मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। गांधी भवन में मल्लू रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलबा कुर्ती में हुसूल अराजी के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत रियासत में आमिराना हुक्मरानी कर रही है। किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन लिया जा रहा है। एहतजाज करने पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसानों से ज़मीन ज़बरदस्ती हासिल की जा रही है और उन्हें मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। मल्लू रवि ने कहा कि कोल्हापुर के रुकन असम्बली हर्षवर्धन ने इससे कबल किसानों से ज़मीन छीन लेने की मुखालिफत करते हुए मुकदमा दायर किया था, लेकिन टीआरएस में शामिल होने के बाद उन्होंने उन मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया और उनकी इमा पर पुलिस मुतासरा किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने किसानों को धोखा दिया है। डीएसपी की निगरानी में आज एहतजाज करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसानों की गिरफ्तारी की वजह मालूम करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले कांग्रेस कायदीन को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में कैद कर दिया गया। मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करती है और गिरफ्तार किसानों और कांग्रेस लीडर्स को फौरी रिहा करने का मुतालबा करती है।
तेलंगाना बीजेपी के सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत दूर अंदेशी से काम नहीं ले रही है, इसलिए रियासत में यूरिया का मसला पैदा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अच्छा होने पर खुद को जिम्मेदार बनाकर पेश करती है, गलत होने पर सारा इल्ज़ाम मरकजी हुकूमत पर डाल देती है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में दरकार यूरिया से मुतालिक मरकज से क्यों नुमाइंदगी नहीं की गई। एक तरफ वजीर ज़राअत का कहना है कि रियासत में यूरिया की कमी नहीं है, दूसरी तरफ काउंसिल के रुकन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी का कहना है कि मरकजी सतह पर यूरिया की कमी है और उन्होंने कहा कि दोबका में किसान की मौत से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल वज़ीर आला ने मुफ्त यूरिया देने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोबाका के मुतवफ़ी किसान की हुकूमत हर तरह से मदद करे। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी चिंता सांबा मूर्ति ने कहा कि मुल्क में दिवालियापन की हुकूमत तेलंगाना में चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने मरकजी हुकूमत को निशाना बना रही है। मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी अगर टीआरएस के कारगुजार सदर तारका रामाराव को अगर दिखाई नहीं दे रही है तो वो अपने वालिद केसीआर या फिर हरीश राव से मालूम करें, क्योंकि इन दोनों ने कई बार मरकजी हुकूमत की तारीफें की हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 2000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए ताउन किया था, बरखी और रेलवे लाइन की तरक्की में भी मरकज ने ही ताउन किया था। उन्होंने कहा कि ये सब केटीआर को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत के लिए जारी किए हैं, इसके बावजूद रियासत में सफाई का फुकदान है। वबाई इमराज से आवाम परेशान है, तिब्बी खिदमात मफलूज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 6 सितंबर को तमाम तहसीलदार दफातर में एहतजाज मुनक्किद करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस की ओनरशिप के झगड़े में पहले हरीश राव और अब ईटला राजेंद्र को बाजू रख दिया है। वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं और उनके मसाइल को हल करने में हुकूमत संजीदा है। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में तालीम के मियार को बढ़ाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। समाज के हर तबके को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए SC, ST, BC और अक़लियती तलबा के लिए सैकड़ों गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं। इन स्कूलों पर चंद्रशेखर राव हुकूमत सालाना 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में तालीम का शोबा नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कई तारीखी फैसले करते हुए गरीबों को मियारी तालीम फराहम करने के इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में असातिज़ा की जिम्मेदारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर देकर कहा कि वो तलबा को बेहतर शहरी बनाते हुए समाजी खिदमत के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह असातिज़ा का एहतराम किया जाता है उस तरह का एहतराम किसी दूसरे मुल्क में नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में हज़ारों साल कबल ही तालीम को आम करने के लिए यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में आया था। वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा को मसाबकती इम्तिहान में शिरकत के लिए काबिल बनाने की जिम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है। सेक्रेटरी महकमा तालीम जनार्दन रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी के हाथों नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया। यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर एक तरफ वज़ीर असातिज़ा की तारीफ़ें कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ असातिज़ा को रविंद्र भारती के सामने एहतजाज करते हुए देखा गया। ये असातिज़ा कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको अपने अफराद ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। अज़ला के दाखिली तबादले यानी इंटरनल ट्रांसफ़र्स का वज़ीर आला ने वादा किया था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं किया गया। इनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द उस पर अमल किया जाए, लेकिन अफसोस के वज़ीर तालीम ने इनसे बात तक नहीं की। मिशन भागीरथा के इंजीनियर इन चीफ कृष्णा रेड्डी ने कहा कि मिशन भागीरथा में तकर्रुरात का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाकर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और ना ही किसी को मुलाजिमत के लिए रकम अदा करें। टीचर्स डे से एक दिन कबल हैदराबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक टीचर ने होमवर्क ना करने पर तीसरी जमात के तालिब इल्म को स्केल से मारपीट की, जिसके नतीजे में
तालिबे इल्म के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। ये वाकया हैदराबाद के मीरपेट में वाक़ई एक स्कूल का है। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर रमावत उसकी बीवी और 2 बेटियों के साथ अमीरपेट के दासरी नारायण कॉलोनी में रहता है। मीरपेट के सत्यम हाई स्कूल में रमावत के 2 बेटे 9 साला साई गणेश, 8 साला साई तेजा तालीम हासिल कर रहे हैं। जब तीसरी जमात के तालिब इल्म साई तेजा ने अपना होमवर्क नहीं किया तो साइंस की टीचर सुजाता ने उसके बाएं हाथ पर स्टील की स्केल से पिटाई की। लड़का शाम को रोते हुए घर पहुंचा और उसने अपने वालिदैन को वाक़ये की तफसीलात बताईं। उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। एक्सरे लेने पर हाथ और उंगलियों में फ्रैक्चर पाए गए। वालिदैन ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में टीचर के खिलाफ शिकायत की, जिस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सालगिरह का केक खाने के बाद एक बाप और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और बेटी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक कर दिया गया और उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये अलमिया तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कुमरावली मंडल के आइनपुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रमेश नामी 39 साला शख्स को 9 साला लड़का रामचरण और 12 साला बेटी पूजिता हैं। चारशुम्बे की रात रामचरण की सालगिरह थी। बताया गया कि रमेश के छोटे भाई ने सिद्दीपेट से भतीजे की सालगिरह पर बस के जरिए केक भेजा था। रात में घर वालों ने केक खाया। कुछ देर बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। फौरी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रमेश और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि रमेश की 35 साला बीवी और बेटी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उनका इलाज किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि मकतूल के भाई ने जो केक भेजा था उसमें जहर मिला हुआ था। अब पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया कि उस केक में जहर किसने मिलाया था। मां बनने की एक खातून की ख्वाहिश शादी के 50 साल बाद पूरी हुई और इस खातून ने असरी तरीक़े इलाज के जरिए 2 लड़कियों को जन्म दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेश आया, जहां डॉक्टर्स की कामयाब कोशिश के बाद 73 साला खातून ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने इसको आलमी रिकॉर्ड करार दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मशरकी गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाली मंगियम्मा शादी के 50 साल बाद IVF के जरिए हामिला हुई। डॉक्टर्स ने दावा किया कि इस IVF की कामयाबी ने क़ब्ल अज़ीज़ 70 साल की उम्र में किसी खातून के मां बनने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डॉक्टर्स अरुणा और उमाशंकर ने यह सर्जरी अंजाम दी। इस खातून की गुंटूर की अहलिया हॉस्पिटल में सिजेरियन के जरिए यह जचकी हुई। बता दें कि डॉक्टर अरुणा ने कहा कि IVF के जरिए यह काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले इस खातून के BP, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के मायने किए गए, जो 70 साल की उम्र में किए जाने वाले आम मायने होते हैं। खुशकिस्मती से इस खातून को इनमें से कोई भी मर्ज नहीं था, जिसके बाद IVF के 2 साइकिल अंजाम दिए गए। इसके बाद के अमल की पहली ही कोशिश में खातून हामिला हो गई। उन्होंने कहा कि हामिला होने के दौरान BP, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, इसलिए इस खातून से दरख्वास्त की गई कि वो 9 माह अस्पताल में ही रहे, जिसके लिए वो राज़ी हो गई और 9 माह तक अस्पताल में ही वो रहीं। इस तरह सिजेरियन के ज़रिए 2 लड़कियों की पैदाइश हुई। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में ये ऐसा पहला मामला है जिसमें इतनी ज़्यादा उम्र में खातून माँ बनी। क़ब्ल भी उन्होंने इसी ज़िले में एक 60 साला खातून की इसी IVF के ज़रिए हमला बनने में मदद की थी। डॉक्टर उमाशंकर ने बताया कि इस खातून की जचकी के ताल्लुक से गुज़िश्ता 1 माह से मनसूबाबंदी की जा रही थी। बेहोश करने वाले डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, दवाओं से मुतालिक एक डॉक्टर, 2 पेडियाट्रिशियंस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को तैयार रखा गया। मां बनने पर मसरूर इस खातून ने कहा कि औलाद जिनको नहीं है वो बता सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ ने उनकी काफ़ी बेहतर तौर पर देखभाल की और बेहतर इलाज को यकीनी बनाया। इस खातून के शोहर भी औलाद पर काफ़ी खुश हैं। इस सवाल पर कि इस उम्र में बाप बनने पर वो कैसा महसूस करते हैं और वो किस तरह अपनी दोनों बेटियों की इस उम्र में देखभाल कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि खुदा ही पौधा लगाता है और वो ही इसको पानी देता है। इसी तरह वो ही इन नौज़ायदा बच्चियों की देखभाल करेंगे। उनकी ज़िंदगी की अब इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो बाप बन गए। माँ और नौज़ायदा लड़कियों की सेहत बेहतर है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर में पाबंदियों का 32वां दिन, बेशतर इलाकों में लैंडलाइन फोन खिदमत बहाल। मुल्क में माशी सुस्ती उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी, प्रियंका गांधी ने उठाया बीजेपी की खामोशी पर सवाल। तेलंगाना कांग्रेस की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं होगी, अगले हफ्ते से शुरू होगी रुकनियत साजी मुहिम। RC कुंतिया का बयान। होमवर्क ना करने पर टीचर ने तीसरी जमात के तालिबे इल्म का हाथ तोड़ दिया, मुकदमा दर्ज। और 73 बरस की उम्र में खातून ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म,
बनाया नया गिनेस रिकॉर्ड। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।